Hello, 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 hello. How are you all? How are you all? कैसे हो आप सब? गाइस एकदम टाइम पे आई हूं, एकदम टाइम पे, एकदम कह नहीं सकता कोई कि आप लेट हो. दीक्षित गुड मॉर्निंग, काव्या गुड मॉर्निंग, प्रतिका गुड मॉर्निंग, इच्छा गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग, अखिला गुड मॉर्निंग. हेलो 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 हेलो, कैसे हो, क्या हाल चाल? आज टाइम पर कैसे आ गए? रोज मेरा भूत आता है ना टाइम पर, है ना? रोज मेरा भूत आता है टाइम पर. आज टाइम पर कैसे आए के बच्चे? रोज टाइम पर आती हूं मैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं गाइस. 10 सेकंड देर से आई हूं. हाँ विपुल, तुम ये देख लो. विपुल, सृष्टि गुड मॉर्निंग, जानवी गुड मॉर्निंग, दीपिका गुड मॉर्निंग, साक्षी गुड मॉर्निंग. डैम मैम, टाइम यार तुम बहुत गंदे हो यार, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बदतमीज हो. मैं डेली टाइम पे आती हूँ, डेली. तुमने कहा इस मेरा नाम खराब कर दिया, मुझे लग रहा तुम मेरी रेपुटेशन पे सवाल उठा रहे हो. आज सूरज कहीं और से उगा है क्या मैम टाइम से? हाँ सूरज उगा है, तुम्हारे सिर से उगा है, तुम्हारे सिर से सूरज उगा है. कमाल है, कमाल है. चलो 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 आइए. अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड. अरे विशाखा, विशाखा मुझे खुद याद है तो मैं कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला मैंने, है? चलो अमित गुड मॉर्निंग, महक गुड मॉर्निंग. और बताओ हाउ आर यू? वीकेंड्स के क्या प्लान है गाइस? मानसी गुड मॉर्निंग. इतने सारे सनफ्लावर्स. गिर जाओ. हाँ गिर जाती हूँ तुम्हारे प्यार में, ऑलरेडी गिरी हुई हूं तुम्हारे प्यार में. अरे चलो गुड मॉर्निंग मेरे पुचकू, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? मैम आई एम हैविंग अ चाय एंड पार्ले जी. अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट, फुल ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन्स, ऑल विटामिन्स. बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, बहुत अच्छा. चलो करें क्लास स्टार्ट. मैम प्लान नहीं है, बस स्टडी करनी है वीकेंड पे. ओ तो वीकेंड पे तुम स्टडीज करोगे, राइट? मैम खुश है, कल की छुट्टी है. तुम्हें किसने बोला, किसने बोल दिया कल की छुट्टी? किसने बोल दिया कल की छुट्टी है? छुट्टी के बच्चे, किसने बोल दिया कल की छुट्टी है? किसने बोल दिया कल की छुट्टी है? मैंने बोला, मैंने बोला. तो जब तक मैं नहीं बोलूंगी गाइस, कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी. गाइस मेरी क्लास नहीं चल रही तो कमेंट कैसे कर रहे हो फिर तुम? वीकेंड वो के हो वीकेंड. मैं वीकेंड पे गाइस मजदूर बनकर अपना सामान एक कोने से उठा के दूसरे कोने पर रखने के लिए अपनी हिम्मत जुटा रही हूँ. बिकॉज शिफ्टिंग करनी है मंडे तक, एनी हाउ मंडे तक शिफ्टिंग करनी है. तो आज मैंने सोच लिया है कि आज मैं क्लास से फ्री होकर के बड़े बड़े थैले खरीदूंगी. ठीक है, उन थैलों में अपना सामान भरूंगी. मेरी तो किताबें, मैं आपको सच में बता रही हूँ, मेरी पूरी एक अलमीरा जो है इट इज फुल ऑफ बुक्स, राइट, फुल ऑफ बुक्स. तो एक जगह से दूसरे जगह तक 2 दिन में मैं अपना सामान पहुंचाऊंगी. चलो चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास. आइए. ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम. घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया. अंकल आंटी ठीक है, घर वाली ठीक है, पक्का पक्का. चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास. चलो 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 आइए. सुनना मेरे बच्चे, सुनना. हमने लास्ट क्लास में चार्जेस किया था. आज हम चार्जेस को खत्म करेंगे अलोंग विथ चार्जेस की राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? अलोंग विथ चार्जेस की राइटिंग प्रैक्टिस. शिफ्टिंग की वीडियो डालना इंस्टा. हाँ जरूर गाइस, जरूर जरूर. मैं जब इधर से उधर पसीने से लथपथ जा रही होंगी तो वीडियो तो बनती है गाइस, वीडियो तो बनती है. बहुत बढ़िया. खैर
चलो लेट अस स्टार्ट। शिफ्टिंग का व्लॉग डाल देंगे, ठीक है, तुम कमेंट करोगे तो डाल देंगे। आइए चलो, सुनना 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 मेरी बात, वापस बैक टू द ट्रैक रजे। तो चार्जेस, राइट, चार्जेस के सेक्शन बता दो जल्दी जल्दी, कितने हो गए थे वो भी बता दो। चार्जेस, राइट, सेक्शन नंबर 77, सेक्शन नंबर 78, सेक्शन नंबर 79, सेक्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 81, सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 83, सेक्शन नंबर 85। क्या ये ऑलमोस्ट सेक्शंस हमारे हो गए थे, यस और नो? क्या ये ऑलमोस्ट सेक्शंस हमारे हो गए थे? फटाफट से जल्दी बताओ। सेक्शन नंबर 77 किसका है? फटाफट से फटाफट से। सेक्शन नंबर 77 किसका है? सेक्शन नंबर 77 है मेरे बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। किसका है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आइए 78 किसका है मेरे बच्चे? हाँ जी, सेक्शन नंबर 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय चार्ज होल्डर। आई एम सॉरी मेरे बच्चे, बट प्लीज मेरे पीछे पीछे बोलो सो दैट आपको सेक्शंस बाय हार्ट याद होने चाहिए। कंपनी लॉ में मेरा बच्चा कोई भी, मेरे को ये मंजूर नहीं है कि तुम्हें सेक्शंस याद ना हो, ये बात मैं पहले ही बोल रही हूं, राइट। सेक्शन 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, राइट। सेक्शन नंबर 79 फटाफट से, सेक्शन नंबर 79 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 80 डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 81 रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन्ड बाय आरओसी, मेंटेन्ड बाय आरओसी। 82 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। आइए 83 आरओसी खुद एंट्री कर लेगी, आरओसी सेटिस्फेक्शन की एंट्री कर लेगी। 85 रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन्ड बाय कंपनी, मेंटेन्ड बाय कंपनी। क्या ये सेक्शन सबको याद है? हाँ जी मेरे पुचकी बच्चे, क्या तुम्हें ये सेक्शंस याद है? नहीं है तो मेरे साथ करो फटाफट से। 77 रजिस्टर ऑफ चार्ज, 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, 79 मॉडिफिकेशन, 80 डेट ऑफ नोटिस, 81 रजिस्टर ऑफ चार्ज आरओसी मेंटेन करेगी, 82 सेटिस्फेक्शन, 83 आरओसी को पता लग गया खुद सेटिस्फाई कर देगी, 85 रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय कंपनी, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय कंपनी। 84 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की। किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की। और 87 बात करता है, 83 हो गया ना, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 नहीं करना, 87 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब ये जो टॉपिक है ना कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ये जो टॉपिक कितना है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ये टॉपिक ना बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनमें दिमाग भाई लगाते ही नहीं है। सीधी सी बात, जब तक दिमाग लगाओगे नहीं तो क्या समझ आएगा। मैं लिखवा दूंगी, आई नो रिद्धि 83 लिखवाने, उसको एक बार होल्ड पे रखो। थोड़ा सा शुरू में कुछ टफ कर लो, क्योंकि बाद में कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं, राइट। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। अच्छा किसी भी मेरे बच्चे को चार्जेस मुश्किल लगाओ, मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी बच्चे को चार्जेस मुश्किल लगा होगा, यस और नो? हाँ 83 करा दूंगी, अभी कराती हूँ। 80 पहले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले समझो। देखो ये तो कसम से रोते ही इतना है ना, ये नहीं कि जो करा रही है जाए, जो करा रही है मैडम वो कर ले, ये नहीं हुआ। जो हो रहा है वो कौन सा आता है तुम्हें? समझो, जो हो रहा है वो कौन सा आता है तुम्हें? है जो हो चुका है आता तो वो भी नहीं, तो जो नहीं हुआ उसको अगर 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या चला क्या जाएगा तुम्हारा? मुझे एक बात बताओ कि स्पेस मत छोड़ो यार, स्पेस मत छोड़ो। लिख लिया उसके नीचे ही शुरू करो, उतने उसके नीचे ही शुरू करो। देखो 2 चीजें होती है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एक होती है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अरे भाई साहब मूड खराब हो गया यार सारा।
ये रुको, दोबारा बनाएंगे गाइस, दोबारा दो चीजें, ठीक है। पहली तो होती है मेरे बच्चे रजिस्ट्रेशन, दूसरी होती है सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। दूसरी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। प्लीज ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में समझो, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हमें टाइम दे रखा है 30 डेज, 30 डेज, 60 डेज, और इन 60 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आरओसी ने क्या बोल दिया साफ साफ कि हेलो कान खोल के सुन ले, हेलो कान खोल के सुन ले, 60 दिन के बाद, मतलब टोटल 120 दिन के बाद शक्ल दिखा मत जाइयो, ए बैंगन शक्ल दिखा मत जाइए 120 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के मामले में। हम को नहीं करत, जो भी है, दो लैंग्वेज शायद मिक्स बोल दी, हम नहीं करने वाले रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पर सेटिस्फेक्शन के केस में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के बाद 270 दिन का टाइम है, यस और नो। मेरे बच्चे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के केस में आपको एक बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। मैम ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या होता है आप बताओ। अब समझो, सेटिस्फेक्शन है, चार्ज रजिस्टर हो चुका है, ठीक है, चार्ज सेटिस्फाई भी हो चुका है। अगर कंपनी उसकी सेटिस्फेक्शन को, समझो समझो समझो, अगर कंपनी उसकी सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर नहीं कराएगी तो गलती किसकी? कंपनी की। भुगतना किसको पड़ेगा? कंपनी को। क्योंकि लेटर सपोज मैं कंपनी हूं, ठीक है गाइस, मेरे हेडफोन्स गिरवी पड़े, मेरे क्या गिरवी पड़े? हेडफोन्स। अब इन हेडफोन्स को रजिस्टर कराया होगा मैंने, हेडफोन्स को क्या कराया होगा? रजिस्टर। अगर मैंने इस हेडफोन के चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब पैसे दे चुकी हूं, और अभी तक आरओसी को नहीं बताया, तो क्या आरओसी की किताबों में ये हेडफोन अभी तक गिरवी है? ये और नो? क्या आरओसी की किताबों में ये हेडफोन्स अभी तक गिरवी है? मतलब मेरी प्रॉपर्टी अभी तक गिरवी है, तो नुकसान तो मेरा ही है, हाँ या ना? नुकसान तो मेरा ही है। तो आरओसी कहती है इसमें क्योंकि कुछ किसी के साथ कुछ गलत हो नहीं रहा, इसमें क्योंकि किसी के साथ कुछ गलत हो नहीं रहा, तो तू 30 दिन में करा ले, नहीं होता तो अगले 270 दिन में करा लियो। और अगर नहीं ही हुआ तो भूल गई, तो बदतमीज, तू एक नंबर की नालायक कंपनी है, तो तू आरडी यानी रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी। बोलो बोलो बोलो, रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी, फॉर्म देगी CHG-8। सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे। किसके पास जाएगी? रीजनल डायरेक्टर के पास। किसके पास जाएगी? रीजनल डायरेक्टर आरडी के पास। उसको फॉर्म देगी CHG-8। उसको कौन सा फॉर्म देगी? CHG-8। और हाथ पैर जोड़ियो, चरणों में लेट जाइयो कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान मुझे एक्सटेंशन दे दे, हे भगवान मुझे एक्सटेंशन दे दे। तो समझो, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन जाती है आरडी को इन फॉर्म CHG-8। ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 87 में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होगा? यस और नो? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है मेरे बच्चे वो नहीं है। बच्चे ये बात समझते नहीं है, नालायक बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक्चुअली है क्या। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? तुम तो कहीं के न्यूटन हो ना जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, ICSI पे भी चलेंगे, आपको ये चैप्टर उससे भी करा क्या हो गया? MC तो खोला आज हमने, रोज खोलते हैं हम तो। एक्ट्स एंड रूल्स, द कंपनीज एक्ट, सेक्शंस पे जाती हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस के बाद 87 पे गई। देखो क्या लिखा है, आओ एक बार मेरे साथ पढ़ना बच्चे प्लीज।
आओ मेरे साथ पढ़ना, क्या लिखा है, सिर्फ इतनी बात लिखी है, ठीक है, सिर्फ इतनी बात लिखी है, रेक्टिफिकेशन बाय सीजी इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट, प्लीज मेरे साथ साथ पढ़ना, प्लीज मेरे साथ साथ पढ़ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अच्छा क्या सेटिस्फाइड, दैट द ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार of the payment or satisfaction of the charge under this chapter was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause or is not nature prejudice or shareholder of the company, it may on the application of the company or any person interested as it deem fit direct the time for giving the intimation। समझो मेरी बात, रेक्टिफिकेशन सिर्फ कौन से केस में होगा, सिर्फ कौन से केस में होगा, सेटिस्फेक्शन के, या फिर वो कह रहा है कि भाई देख, अब सुनना ध्यान से अब सुनना ध्यान से, तुमने चार्ज को रजिस्टर करा लिया, तुमने चार्ज को रजिस्टर करा लिया, मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करा लिया, मतलब विद इन टाइम तुम रजिस्टर करवा चुके हो। अब ऐसा हो गया है, सुनना सुनना, अब ऐसा हुआ है कि जो रजिस्टर करवाते टाइम, जो रजिस्टर, यार मॉड्यूल में सेक्शन 87 की तरह दीप ये 5वीं तीसरी चौथी बार आप पूछ रहे हो, मैं करवा रही हूं, कर लो, आपके सिलेबस में आ सकता है, मैं आपको मॉड्यूल से दिखा दूंगी, आप प्लीज बिहेव। जब मैं 87 करा रही हूं, आपके सिलेबस में है, तो इसे कर लो ना, मॉड्यूल में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, मॉड्यूल में चार्जेस तो है और ये चार्जेस में आता है। क्या कर रहे हो यार आप, तुम नर्सरी के बच्चे हो क्या, नर्सरी बताओ, कमाल कर दी, नहीं है तो फिर भी करो, नहीं है तो करो, मैं करा रही हूं, मैं लिखवा दूंगी, करो। चलो इधर देखो क्या कह रहा है वो, कि भाई ये जो तुम रेक्टिफिकेशन करा रहे हो, ये जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करा रहे हो, ये कौन से केस में होगा, समझो, या तो सेटिस्फेक्शन के केस में होगा, कौन से केस में होगा, सेटिस्फेक्शन के केस में होगा, समझो, या तो रजी उस केस में है, समझो, कौन से केस में, कौन से केस में, जब आपने क्या करा, जब आपने क्या करा, आरओसी को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया, मॉडिफिकेशन के लिए एज द केस में भी, बाद में आपको पता चलता है, बाद में पता चलता है कि भाई जो मॉडिफिकेशन के टाइम पे इंफॉर्मेशन दी थी, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन गलत थी। ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऐसा नहीं है मॉडिफिकेशन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सब टाइम पे कराया था, बट इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे चली गई थी, तो उसके लिए भी आप आरडी से टाइम लेकर नया फॉर्म फाइल कर सकते हो, नया फॉर्म फाइल कर सकते हो। दिस इज सेक्शन नंबर 87। कौन सा फॉर्म जाएगा, CHG 8। कौन सा फॉर्म जाएगा बच्चे, CHG 8। आइए लिखिए मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 87, हेडिंग डालिए, सेक्शन नंबर 87, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा यहां सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, रीजनल डायरेक्टर, कौन है पुचकी, रीजनल डायरेक्टर। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा कितने केसेस में होगी रेक्टिफिकेशन, 2 केसेस में। सबसे पहले वेयर, रुको इसको इस तरीके से लिखते हैं, वेयर CG is of opinion that omission to file satisfaction of charge was due to inadvertence reason। अच्छा inadvertence reason मतलब, इनएडवर्टेंस रीजन मतलब क्या, मतलब कि ऐसा रीजन जो बेसिकली इग्नोर नहीं हो सकता, या फिर सुनना, या फिर
particulars filed at time of registration or modification of charge need to be changed. तो आरडी क्या करेगा? ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अच्छा, कितनी एक्सटेंशन ग्रांट करेगा ये हमें नहीं पता, समझो, कितनी एक्सटेंशन ग्रांट करेगा ये हमें नहीं पता, बट एक्सटेंशन ग्रांट करेगा। क्या करेगा? एक्सटेंशन ग्रांट। यस गिन्नी, लाइक सफिशिएंट कॉज, बिल्कुल राइट, सफिशिएंट कॉज, यस। नॉन इग्नोरेबल भी हम बोल सकते हैं, इनएडवर्टेंस बोल सकते हैं, सफिशिएंट कॉज बोल सकते हैं, मैटर्स which are not in the control of the company, matter which are not prejudicial to anyone, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? 87 डन हो गया, यस और नो? 87 डन हो गया सबका। आइए आइए अब सुनना, 86 नहीं करना। अच्छा, मैं क्यों कह रही हूं नहीं करना? देखो मैं आपको एक बात बताती हूं, 87 है पनिशमेंट। 87 क्या है? पनिशमेंट। सच में बताऊं तो पनिशमेंट मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, और जो बोलता है उसे पनिशमेंट याद है, आप समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। आप क्या समझ लेना, वो झूठ बोल रहा है। सच में बता रही हूं, आप समझ लेना, जो कहेगा ना मुझे पनिशमेंट याद है, आप समझ लेना झूठ बोल रहा है। मुझे पनिशमेंट याद नहीं है, लेकिन मेरा काम बड़ा आसान है, आपको पनिशमेंट पढ़वाना और लिखवा देना, बात खत्म, मेरे एंड से बात खत्म। बट बात ये कि आपको पनिशमेंट्स याद करनी है, और अभी याद करके कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, अभी याद करके कोई भी फायदा नहीं है। पनिशमेंट्स हम याद करेंगे पेपर से 10 दिन पहले, ये याद रखना। पनिशमेंट्स कब याद करेंगे? पेपर से 10 दिन पहले। वो भी सारी पनिशमेंट्स नहीं, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, उन पनिशमेंट की नोट्स मैं आपको दूंगी, उसी में जो लिखा होगा बस वो घोल के पी जाना। क्या इतना कर सकते हो? क्या रट्टा मार सकते हो? मैम हो, रट्टा मारने के लिए बोल रहे हो तो पनिशमेंट क्या समझाऊं तुम्हें? 1 लाख फाइन क्यों है? 50,000 क्यों है? क्या करोगे उसको? याद ही तो करोगे, यस और नो? कि यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अभी टाइम लगाओगे, 2 मिनट बाद तुमने फिर भूल जाना है। तुम्हें कंसेप्ट याद नहीं रहते, सेक्शन नहीं याद रहते, तो ये फाइन किस खेत की मूली है? यस और नो? सही कह रही हूं? आ जाइए। 85 कर लिया था ना हमने, कौन सा था 85? कंपनी रजिस्टर। आइए 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो गया गाइस? क्या हो गया? कंपनी बंद होने वाली है। मैंने क्या बोला था? मेरे हेडफोन्स गिरवी है। मैंने क्या बोला था गाइस? मेरे हेडफोन्स गिरवी है। क्या गिरवी है? हेडफोन्स, राइट। तो सुनो, कंपनी बंद हो गई। कंपनी क्या हो गई? बंद। अब क्या लिक्विडेटर अपॉइंट होगा? क्या रिसीवर अपॉइंट होगा? जिसे आप मैनेजर भी बोल सकते हो, जो मेरी हेडफोन्स को बेचेगा, और बेच करके जो इसका पैसा आएगा वो मेरे चार्ज होल्डर को देगा। वो किसको देगा? मेरे चार्ज होल्डर को। तो सेक्शन 84 यही बात करता है कि जब तुम रिसीवर को या मैनेजर को अपॉइंट करोगे या चेंज करोगे या उसको जॉब से हटाओगे तो तनिक एक बार आरओसी को बता तो दीजिए। अगर आप समझो, अगर आप रिसीवर, अच्छा कौन होता है रिसीवर? जब वाइंडिंग अप पे कंपनी जाती है तो वो आता है, कंपनी की एसेट्स को सेल करता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है, इन शॉर्ट मतलब प्रॉपर्टी को क्या करता है? मैनेज। जब वो आएगा तो बता देना, जाएगा तो बता देना, चेंज करोगे तो बता देना। किसको बताना है? आरओसी को बताना है। कौन से फॉर्म में बताना है? CHG 6 में बताना है। कौन से फॉर्म में बताना है? CHG 6। कौन से फॉर्म में बताना है? CHG 6। क्या मुश्किल है? कुछ क्या मुश्किल है? बताओ फटाफट से। देखो, इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर for the appointment of a receiver or a person to manage the property subject to charge of a company, or if any person appoints such receiver
or person under any power contained in the instrument, he shall within a period from the date of passing the order of making appointment give notice of such appointment to the company and ROC with the copy of the order and the registrar on the payment of prescribed fee register the particulars of receiver. इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, समझो. सेक्शन नंबर 84, सेक्शन नंबर 84, सारे सेक्शन सारे फॉर्म नंबर दिल में होने चाहिए तुम्हारे. आ गई समझ? नहीं हुए तो यहीं से चांटे आएंगे कसम से. आइए सेक्शन नंबर 84. क्या मैं जान के 83 लेट करा रही हूँ, किलस रहे होंगे. 83 करा दो. 83, 84 भाड़ में गया, 87 भाड़ में गया. आइए चलो 84. 84 क्या कहता है? इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. वो क्या कह रहा है भाई? जब रिसीवर को ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि रिसीवर जो है मेरे बच्चे वो बोर्ड जो बेसिकली एनसीएलटीज होती हैं वो अपॉइंट करती है, राइट? बोर्ड्स अपॉइंट करते हैं, रिसीवर कंपनी अपॉइंट नहीं करती. ठीक है, आइए समझो. रिसीवर आईबीसी वाला बोर्ड होता है, वो रिसीवर देता है. और एनी माई बैड, एनसीएलटी नहीं मेरे बच्चे, जो आईबीसी में रिसीवर अपॉइंट होता है. एनी पर्सन अपॉइंटिंग रिसीवर, ये दोनों 30 डेज के अंदर अंदर दोनों में से कोई भी आरओसी एंड कंपनी को बताएंगे इन द फॉर्म CHG6, इन द फॉर्म CHG6. ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी हो सकता है, जब रिसीवर अपॉइंट होगा तब भी होगा, जब रिसीवर छोड़ के जाएगा यानी सेसेशन तब भी होगा. क्या यहां तक क्लियर है गाइस? क्या यहां तक क्लियर है? आसान है. अच्छा, क्या CHG1 से लेकर के CHG9 किसी बच्चे को याद है? CHG1 से लेकर के CHG9, एनीवन इन द क्लास? एनीवन इन द क्लास? CHG1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अरे वो तो CHG2 है. चलो चलो एक बार याद करें. 85 4 इजी है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना 84 में, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है. ठीक है, एक बार याद करते हैं. CHG1 से लेकर के CHG9 देखते हैं क्या है, देखते हैं. चलो 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 आओ फटाफट से. CHG1 कंपनी देगी आरओसी को, CHG2 आरओसी देगी कंपनी को, CHG3 मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन, CHG4 सेटिस्फेक्शन अप्लाई करेंगे, CHG5 सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, CHG6 अपॉइंटमेंट रिसीवर की, CHG7 रजिस्टर मेंटेन्ड बाय कंपनी, CHG8 RD कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, CHG9 रजिस्ट्रेशन डिबेंचर्स के केस में. बताओ क्या याद हो गया? एक बार दोबारा. CHG1 आरओसी को, CHG2 आरओसी से, CHG3 मॉडिफिकेशन, CHG4 सेटिस्फेक्शन, CHG5 सर्टिफिकेट केस का सेटिस्फेक्शन का, CHG6 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, CHG7 रजिस्टर, CHG8 RD, CHG9 डिबेंचर. हाँ जी, बताओ क्या ये सारे फॉर्म्स और सारे सेक्शंस मेरे बच्चे को याद है? आई नो 83 रहता है, अभी करा रही हूं. चले गाइस, चले. आइए सेक्शन नंबर 83. सेक्शन कौन सा है पूछ की? 83. आइए 83 क्या बोलता है? पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन. इसका मतलब क्या है? अगर तुम 30 दिन में 270 दिन में बताना भूल गए और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का अप्लाई भी नहीं किया, बट आरओसी को कहीं से पता चल गया कि तुमने पेमेंट कर दी, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें किसी का नुकसान थोड़ी है. तो आरओसी कह रही कि हम तुमसे एक बार पूछ लेंगे, राइट? तुम बता देना
और अगर तुम ये कहते हो कि तुमने चार्ज की पेमेंट कर दी, तो हम अपने आप ही उस चार्ज को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई। क्या कर देंगे मेरे बच्चे, सेटिस्फाई। आइए समझो, द रजिस्ट्रार में ऑन द एविडेंस बीइंग गिवन टू हिज सेटिस्फेक्शन दैट पूरा सेटिस्फाई हो गया, आधा सेटिस्फाई हो गया, प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, एंटर इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अ मेमोरेंडम of satisfaction in whole or part, or the fact that the part of property is released, the registrar shall inform the affected parties within 30 days of making the entries in the register of charges. क्या है इसमें भाई, इसमें क्या है, आओ इसको लिखो, मार्क कर रही हूं यहीं से उतार, रुको तो मैं पहले इसको मॉड्यूल से करा देती हूँ। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आरओसी को पता लगा वो खुद रजिस्टर कर लेगी, और जब से उसने हमने रजिस्टर में एंट्रीज डाली, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी और चार्ज होल्डर को बता देगी कि भाई भाई कर लिया रजिस्टर, भाई भाई कर लिया रजिस्टर। ठीक है, एक बार मैं आपको यहां तक सारे सेक्शंस पढ़वाती हूं, फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, चलो। कंपनी लॉ का सिलेबस मस्त चल रहा है यार मेरा। GIGL का भी हो जाएगा आज, क्योंकि GIGL में खत्म हो जाएगा क्राइम खत्म हो गया। उसके बाद तो तुम देखो, एक बार क्राइम खत्म होने दो गाइस, उसके बाद तो देखना तुम क्या होता है। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, नहीं जाना मुझे उस पर। आ गया, आओ चले। हाँ अभी 83 कराऊंगी रजे, अभी 83 कराऊंगी, डोंट वरी एट ऑल, 83 मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, ये फिक्स फ्लोटिंग चार्ज है, इस पे अभी हम आएंगे, इस पे अभी हम आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेबल चार्ज सेक्शन नंबर 77, सेक्शन नंबर 77। आइए उसके बाद सेक्शन नंबर 77, 78, 79 ये हम लोग कर चुके हैं। अब सुनना मेरी बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है, ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना कि कितनी पीरियड ऑफ डिले है, एडिशनल फीस कितनी है, राइट, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। ठीक है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये रिमार्क्स ये वगैरह ये आप आराम से छोड़ सकते हो, ये आप आराम से छोड़ देना। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एक चीज इसमें मेरे को आपको करानी है। हाँ, नॉन एप्लीकेबिलिटी हो गया, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको कराऊंगी, अभी चार्ज ओवर नहीं हुआ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद ये जो केसेस वगैरह नहीं पढ़ने, CHG3 CHG2 आता है, इंपोर्टेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स सर्टिफिकेट, ये देख लेना, एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, सेक्शन नंबर 79। ठीक है, उसके बाद ये तो सारी समरी है चार्जेस की, ये सारी चार्जेस की समरी है। प्रोसीजर्स आपको नहीं पढ़ना, प्रोसीजर आपको नहीं पढ़ना, राइट, प्रोसीजर आपको नहीं पढ़ना। आइए उसके बाद डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज हो गया, सेक्शन नंबर 80। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज हो गया, सेक्शन नंबर 82। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज हो गया, समरी प्रो ये सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज ये पूरा कर चुके हैं, इसका प्रोसीजर नहीं पढ़ना है। पावर देखो ये रहा मेरे बच्चे 87, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन, राइट, ये मैं आपको करा चुकी हूं। रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन्ड बाय ROC ये हो चुका है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ठीक है जी, ठीक है। सेक्रेटरी कंपनी ये ठीक है, ओके। इंस्पेक्शन ऑफ द चार्ज हो चुका है। पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन करना नहीं है। रेक्टिफिकेशन ये डबल डबल क्यों दे रखा है, ये एक बार आ तो चुका है, फिर इन्होंने डबल डबल क्यों दे रखा है, खैर छोड़ो। ठीक है, बस यहीं तक पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है, ये सारफेसी वाला नहीं पढ़ना है, ये सारफेसी वाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 83 एक बार पढ़ते हैं,
सेक्शन नंबर 83 पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 83 क्या बोल रहा है। आइए, यहां पे कहां दे रखा है 83, यहां पे 83 कहां दे रखा है, रुको, ये तो 87 आ गया, वो 83 था क्या, एक मिनट, 83 रजिस्टर ऑफ द चार्ज। आइए, अभी तो हमने पढ़ा था, ये रहा सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज है। आई डोंट नो यार 83 कहां गया, बट चलो ऐसे ही सुन लो, ऐसे ही सुन लो। 83 क्या बोलता है, 83 क्या बोलता है, समझो समझो समझो। आइए, 83 ये बात बोलता है कि अगर आरओसी को आपने सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं बताया, बट आरओसी को कहीं और से सेटिस्फेक्शन के बारे में पता लग गया, आरओसी को कहीं और से सेटिस्फेक्शन के बारे में पता लग गया, तो वो उसकी एंट्री अपने आप अपने रजिस्टर में कर देगी। समझो, उसकी एंट्री अपने आप अपने रजिस्टर में कर देगी और करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बता देगी, और करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देगी, बता देगी। देखो क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। आओ लिखो, लिखो, यहीं से लिख लो, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन। लिखिए, सेक्शन नंबर 83 हेडिंग डालिए, सेक्शन नंबर 7, अच्छा वही 83 था, ठीक है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन, absence of intimation from company, the registrar may enter in the registrar of charge a memorandum of satisfaction in whole or part। ठीक है, एक बार ये लिख लो, बस एक बार यहां लिख लो, यहां तक लिख लो, एंड देन गिव नोटिस to company and charge holder within 30 days। within how many days? within 30 days। एक बार यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है भैया, बहुत ज्यादा सफोकेशन है। आइए, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरे बच्चे? आज गर्मी है, मुझे लग रहा है ज्यादा, है ना। चलें आगे बच्चे, ये लो, गेट ए साइड, ठीक है ठीक है ठीक है, साइड हो गई, कर दिया। हो जाए तो मुझे बता देना। चले चले, आइए, अब यहां तक हमारा ऑलमोस्ट चार्जेस के प्रोविजन तो हो गए, लेकिन अभी कुछ कुछ बचा है, वो देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, फटाफट से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, है तो बता दो। मैम अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर में 30 दिन पास कर दे, सामने वाले हो रजिस्टर करवाने जाए, तो लेट फीस का कुछ चक्कर होगा। बच्चे माधव, ये मैंने लाइक माधव इतना प्यारा नाम होकर ऐसा डाउट, ये मैंने तुम्हें 78 में बोला था कि अगर कंपनी रजिस्टर ना करवाए, चार्ज होल्डर जा रहा है, तो पैसा रिम्बर्स करेगी कंपनी। आओ,
मॉडिफिकेशन में कंपनी को यस यस वंशिका यस। एक बार शॉर्ट में 85 और 87 समझा दो। 85 तो बोलता है कि कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगी, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगी। और 87 क्या बोलता है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की अप्लाई कर देना। 83 पायल के, मेरे को लग रहा है पायल का दिल में अब एकदम चले जैसे हवाएं सनन सनन हो रहा होगा, पायल को मुक्ति मिल गई होगी गाइस। चलो और बताओ क्या हाल है तुम्हारा, क्या यहां तक सबको समझ आ गया? अगर यहां तक मेरे साथ हो तो दिल भेज दो। खत्म नहीं हुआ चैप्टर, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अगर यहां तक साथ हो तो फटाफट से दिल भेज दो गाइस, दिल फटाफट से। चलो तुम्हारे डाउट आ नहीं रहे, आने के लायक नहीं होंगे, आने के लायक नहीं होंगे गाइस। थोड़ा सा मैंने इंटेलिजेंट बनाया दिया डाउट सेक्शन को कि भाई आए यार कह रहे मत गाओ, कितने दुष्ट हो तुम, एकदम एकदम राक्षस प्रजाति के लोग। मैम आपने तो डांट दिया सुबह ही। पुचकू दीप, जब रजे आप एक के बाद 4 बार पूछोगे तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा इंसान का होता है, हल्का सा गुस्सा आ जाता है। तो फिर 4 बार पूछोगे तो फिर ध्यान, मुझे लग रहा है 4 बार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर जो मैं करा रही हूँ फिर उतना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समझ लो पुचकी। तो ऐसा नहीं है, डांटा नहीं है यार, डांट भी दिया तो क्या हो गया, हाँ तो डांट नहीं खा सकते तुम लोग मेरी? मुझे बताओ बस इतना प्यार था, डांट दिया तो रोने लग जाओगे? कमाल कर दी, डांट खानी पड़ेगी तुम्हें। चलो चलो ये चूहा भेज रहे हैं, हाय कसम से। अरे कोई बात नहीं दीप, कमाल कर दी, चुटकू चुटकू बच्चे हो तुम लोग। चलिए आगे। चलो चलो कह रहे खा ही तो रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा भी तो नहीं सकते इस टाइम पे, और कौन सिलेबस कंप्लीट कराएगा, तो डांट तो खा ही रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन, अच्छा मजाक दीप, मजाक सॉरी, बहुत अनफनी हो दीप, तुम बहुत अनफनी हो, मैं कसम से बता रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? हाँ जी, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? कौन कह रहा है कंपनी लॉ बोल रहा है, बट कौन सा है? कंपनी लॉ, GIGL, कंपनी लॉ GIGL, CFM है, हाँ CFM है तुम्हारा फेवरेट? बताओ, मैं बताओ? SBIL, चलो चलो गाइस, हम SBIL फेवरेट है या मेहंदी मैम? सच सच बताओ गाइस, सच सच, SBIL फेवरेट है या मेहंदी मैम फेवरेट है? मेहंदी मैम ना, मेहंदी मैम फेवरेट है ना, मेहंदी मैम है ना, सही कह रही हूँ ना मैं भाई? वो तो होंगी भाई, इतना मस्त पढ़ाती हैं, ऊपर से इतनी क्यूट है ना, एकदम ऐसे पुचकी, तो फिर वो तो है ही। चलो चलो ठीक है, अब जिन्होंने जिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो चलो चलो, मैंने कर लिया तो मैंने कर लिया। चलिए रजे, चलिए आइए आइए आइए, लेट अस स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट तो हो बट आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरे बच्चे, सुनना आप ध्यान से। अब में कंसेप्ट आता है फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। क्या आता है मेरे, अरे मैथ मेरी तो खुद वो फेवरेट है, मेरी तो खुद वो फेवरेट है, ठीक है। आइए, फिक्स्ड चार्ज, देवाशीष सर से तो मैंने बात ही नहीं करी, मुझे लग रहा है मुझे बहुत इंफीरियर फील होगा, पता है मेरे को लग रहा है, मेरे को बहुत, मैं देवाशीष सर आए थे अभी जब हमारा वो था, क्या था, सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन था, तो देवाशीष सर आए भाई, उनसे बात करके मेरे को इंफीरियर फील होने लग गया यार, मुझे फील होने लगा अच्छा अभी भी पढ़ना होता है क्या, अभी तो पेपर, अभी तो जिंदगी नहीं जीनी, पेपर देने हैं पेपर, ऐसा है। मैंने तो भी भाई, मैंने देखो आप समझो 19 साल में मेरी CS क्लियर हो गई थी, तो मैंने 19 साल के बाद कोई पेपर ही नहीं दिए कायदे से, 19 साल के बाद मैंने कोई पेपर ही नहीं दिए,
और वो भाई अभी तक पेपर दे रहे हैं और पेपर दे के पास हो रहे हैं, पास होके अपने नाम के आगे डिग्री। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, ये नहीं होता सर। मैंने कहा सर देखो, आप अपनी एक ले लेना डिग्री, बैठ जाओ, हमें भी बैठने दो। आप क्यों हमें इंफीरियर फील करा रहे हो? आप मेरे को एक बात बताओ, आप 10 डिग्री लेके बैठ गए हो, मेरे पास एक है, ग्रेजुएशन की आज तक मैंने ली नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसे काम चलेगा नहीं, ये तो 2-4 दे दो, या तो 2-4 दे दो, वरना पेपर वेपर मत करवाओ, आप शादी कर लो बस, आप बस पेपर मत दो। और भाई देखो दे रहे हैं, दे के पास हो रहे हैं, पास होकर डिग्रियां लगा रहे हैं। भाई इतना इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है यार? अब मैं सच बता रही हूं, मेरे में ना अब पेपर देने की हिम्मत नहीं रही सच भाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया, सीएस ने मुझे इतना अफेक्ट किया ना, सीएस ने मुझे इतना अफेक्ट किया। मतलब मैं 16 घंटे पढ़ती थी सॉरी उस टाइम पे। तो भाई जैसे मेरे पेपर खत्म हुए, मैं 19 की थी, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो। मैंने कहा गाइस शट अप, ठीक है, मैं सीएस ही हूं और मैं सीएस में ही एक्सेल करूंगी, मैं सीएस ही हूं और सीएस में ही एक्सेल करूंगी। अच्छा देखो पढ़ना तो कभी बंद नहीं होता, आज भी डेली के 4-5 घंटे पढ़ने में जाते ही हैं। तुम जिंदा लाशों के नोट्स बनाने होते हैं, पढ़ाई वो जाती है चीज, राइट। बट अगर अभी मुझे कोई शिवानी पेपर देना है भाई, मैं ना दे पाऊं, मैं देवसी सर को सैल्यूट है, कसम से सैल्यूट भाई। वो कसम 15 तो डिग्रीज लेके मेरे को लग रहा है वो बैठी हैं, और 15 अभी और वो लेने की उसमें फिरात में है, और उसके बाद वो इतने कूल हैं भाई। तुम उनसे बात करोगे ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि भाई ये बंदे के पास 10 डिग्रीज है ऑलरेडी, ठीक है। फिर भाई वो इतने कूल है, फिर वो एकदम स्मार्ट सेल्फीज पोस्ट करते हैं, एकदम ऐसे जैसे आजकल के लड़के होते हैं, एकदम ऐसे, एकदम प्रॉपर सेल्फी किंग है भाई वो, है ना। हम फोटो ले रहे थे, मैंने कहा नहीं सर आप सेल्फी लो आप, और सही है भाई, सही है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, दिस कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ना एज इट इज पेपर में आ जाता है, ये जो कंसेप्ट है मेरे बच्चे, ये एज इट इज पेपर में आ जाता है। दिस कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब हमारी क्लास में कौन है विपुल? देखो 2 केस ले लेते हैं। केस नंबर 1, ये विपुल है, ठीक है, और ही इज इन लव विद विपुला, ठीक है, उसको विपुला पसंद है। वो कहता है कि मरूंगा तो विपुला के साथ, जीऊंगा तो विपुला के साथ, विपुला नहीं तो जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ नहीं आऊंगा। वो अलग बात है लड़के के साथ आ जाएगा, वो अलग बात है, बट सुनना मेरी बात सुनना। आइए, विपुल और विपुला, ठीक है, ये दो लोग हैं। तो क्या हुआ? विपुल कहता है मरूंगा विपुला के साथ, जीऊंगा विपुला के साथ, सब विपुला के साथ करना है भाई। विपुला के बाद बिना मैंने जिंदगी देखी नहीं है। तो विपुला और विपुल एक दूसरे के लिए फिक्स्ड है, समझो, एक दूसरे के लिए क्या है? फिक्स्ड। देयर इज नो चेंजिंग, विपुला इज फिक्स्ड फॉर विपुल, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रही। लेकिन अब गाइस, अब ये हमारा दीप है, दीप को पहले पसंद आई दीपिका, इसके बाद इसको पसंद आई मान लो शिजुका, ठीक है, इसके बाद इसको पसंद आया, इसके बाद इसको कौन पसंद आ गया गाइस? इसके बाद इसको पसंद आ गया, आहा नाम भूल गई यार मैं, गणेश, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये एक से दूसरे पे तीसरे से चौथे पे जा रहा है, समझो। ये हर एक को कह रहा है आई कांट लिव विदाउट यू, ये हर एक को। फिर इसको पसंद आई अमिता, फिर इसको विपुला भी पसंद आ गई, और लास्ट में गाइस ये लेखू के पास जाके रुका। ये किसके पास जाके रुका? लेखू के पास जाके रुका। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हुआ? दीप जो है क्या वो चेंज करी जा रहा है, यस और नो? क्या वो चेंज करी जा रहा है, यस और नो? सो दीप का जो, अगर आप देखो, दीप का इंटरेस्ट क्या कर रहा है गाइस? फ्लॉट। क्या कर रहा है? फ्लॉट।
मतलब जो चेंज हो रहा है उसे बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज, जो फिक्स्ड है उसे बोलेंगे फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मतलब समझ आया? फिक्स्ड जो सेम रहे, फ्लोटिंग करो करो, आज ब्लू है पानी पानी नहीं, आज चार्ज है फ्लोटिंग 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 फ्लोटिंग। क्या यहां तक क्लियर है? अब मैम इसका एग्जैक्टली मतलब क्या, आप हमें समझाओ। चलो सुनना मेरे बच्चे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। क्या हुआ, कंपनी रिलायंस है, ठीक है रजत, रिलायंस लोन लेती है और अपने ये जो उसका विला है, ये जो उसका क्या है, विला, एक बहुत ही पॉश एरिया है मेरे बच्चे, दिल्ली में लक्ष्मी नगर, एक्सट्रीमली पॉश एरिया, बहुत पॉश है, इतना पॉश कि अगर आप शाम पे सड़कों में निकल जाओ तो आपको चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी गाइस, इतनी सुविधाएं हैं, क्योंकि लोग पीछे से धक्का मारेंगे, आप खुद ऑलरेडी आगे जाओगे, तो यू डोंट नीड टू वॉक और मूव योर हैंड्स, राइट। सो लक्ष्मी नगर में इसका विला है, ठीक है, कहां है मेरे बच्चे, लक्ष्मी नगर में। तो क्या हो गया, उस विला के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देखो, क्या जो विला की वैल्यू है वो फिक्स्ड है? यस। क्या प्रॉपर्टी, मुझे पता है कि विला गिरवी है? यस। कल को अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तो क्या सामने वाला मेरे विला को बेच करके पैसा निकाल सकता है? यस। मतलब चार्ज होल्डर को पता है कि ये प्रॉपर्टी है, इतने की है, ये मेरे पास गिरवी है, मतलब उसको चीजों का पता है, तो इसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड चार्ज। व्हेन चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे, व्हेन चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। भाई ये हर मेरे को लग रहा है ये हर क्लास में गिर कैसे जाता है। आइए, व्हेन चार्ज is created on specific property। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज, सॉरी फिक्स्ड चार्ज। एंड व्हाट इज फ्लोटिंग? व्हेन चार्ज इज नॉट क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब समझना, अब सुनना क्या हुआ। ये दीप्ति है, ये कौन है गाइस, दीप्ति, ठीक है। दीप्ति की ये गोलगप्पे की रेडी है, दीप्ति क्या बेचती है गाइस, गोलगप्पे, ठीक है। दीप्ति ने मुझसे लोन लिया, लेट अस सपोज दीप्ति ने मुझसे लोन लिया मेरे बच्चे 20 लाख का। कितने का लोन लिया, 20 लाख का, ठीक है। मैंने दीप्ति को बोला क्या गिरवी रखेगी, कहती मैम अभी घर मैंने बनाया नहीं, रेडी भी मेरी किराए की है, तो मैं क्या गिरवी रखूं, समझो बहुत ध्यान से, तो मैं क्या गिरवी रखूं, 5 मिनट मेरे बच्चे प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, तो मैं क्या गिरवी रखूं, घर मैंने अभी तक बनाया नहीं है, गोलगप्पे की रेडी मेरी है नहीं, तो आप ऐसा करो, ये जो गोलगप्पे का मैं रॉ मटेरियल लाती हूं ना, गोलगप्पे का जो मैं क्या ला रही हूं रॉ मटेरियल, इसे गिरवी रख लो, इसे क्या कर लो, गिरवी रख लो। मैंने कहा चल ठीक है, मैं इस गोलगप्पे के रॉ मटेरियल को गिरवी रख लेती हूं। मैंने इस गोलगप्पे के रॉ मटेरियल पे क्या क्रिएट कर दिया, चार्ज। लेकिन आप मेरी बात समझो, अगर मैंने गोलगप्पे के रॉ मटेरियल पे चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब वो जो होते हैं ना गोलगप्पे के आटे के बॉल्स होते हैं, पानी है, आलू है, घड़ा है, उन सब पे चार्ज क्रिएट हो गया, उन सब पे क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तू वो सब ना बेच, तो वो पड़ा पड़ा वैसे ही सड़ जाएगा, और अगर ये बेचेगी नहीं, ये पैसे कमाएगी कैसे, और अगर कमाएगी नहीं तो कभी मुझे ये पैसे वापस कर ही नहीं पाएगी। ये क्या बोलेगी, मैम मैंने आप क्या चार्ज तो क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे इस रॉ मटेरियल को यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगी तो मैं बेचूंगी नहीं तो पैसे नहीं आएंगे तो मैं आपका पैसा वापस कैसे करूंगी। आप समझो, अगर कोई एसेट फिक्स होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये कि अगर इस पे काम ना किया जाए, इसको यूज ना किया जाए, तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा।
तो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है समझो। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि आपकी एसेट फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएट हो रही है, वो बिजनेस में यूज हो रही है। अच्छा, रॉ मटेरियल का एक बैच चला गया, दूसरा आया उस पे चार्ज है, दूसरा चला गया तीसरा आया उस पे चार्ज है। अब या तो वो मुझे पैसे दे देगी, या तो उस टाइम पे मैं बोल दूंगी अब नहीं, बंद, अब खत्म। फ्लोटिंग चार्ज था ना, फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो गया, अब कोई तू इसको यूज नहीं करेगी, अब ये मुझे बेच दे, ये मुझे बेच दे। तो जब आप फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हो, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो तुम रॉ मटेरियल यूज कर रही थी दूसरा आ रहा था, यूज कर रही थी दूसरा आ रहा था, अब मैंने कहा बस इसको रोक दे, इसको यही रोक दे, दूसरा मत लाइयो, ये मैं बेच दूंगी, ये मैं बेच दूंगी। मतलब जो अब तक आ रहा था आ रहा था आ रहा था आ रहा था, अब आपने उसको फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। सो दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, दैट इज आई एम सॉरी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। आइए एक बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं एंड देन हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आई नो आपको एक बार में नहीं समझ आया, पता है मेरे को, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। 10% भी आ गया वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। देखो आओ, फिक्स चार्ज, सुनना सुनना यहां तक देखना, ये लीगल और इक्विटेबल को भी एक बार छोड़ो। सिक्योरिटी in terms of certain specific property, security in terms of some specific property, security remains dormant until it is fixed or crystallized। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? अब मैंने क्या गोलगप्पे के रॉ मटेरियल पे चार्ज क्रिएट किया, अगली यूज कर रही है, बेच रही है, मेरा हक ही नहीं है। मेरा हक कब आएगा? जब मैं बोलूंगी कि रुक जा, अब इस बैच को मत बेच, ये मैं बेचूंगी और मैं पैसा लूंगी। तो मतलब मैंने अपने फ्लोटिंग चार्ज को क्या कर लिया? फिक्स। क्या कर लिया? फिक्स। फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज क्या होता है? क्या यहां तक समझ आया? व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज एंड व्हाट इज फिक्स चार्ज? बताओ, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, व्हाट इज फिक्स चार्ज? बताओ, लिखवा दूं गाइस, लिखवा दूं? बताओ, या तुम खुद कर लोगे मैनेज? बताओ क्या कर लोगे मैनेज? क्रिस्टलाइजेशन मतलब फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइजेशन कर लेना, मतलब रोक लेना। क्या कर लेना? रोक लेना। भाई मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, प्लीज गाइस लिख लो, प्लीज लिख लो। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं ये बहुत साफ साफ बोलती हूँ। लिखो फ्लोटिंग चार्ज, हेडिंग डालो, फिक्स लिख लो पहले। आओ चलो पुचकी, पुचकू मेरे बेटू आजो, आओ इधर लिखो फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज क्या बोलता है? चले जैसे हवाएं सनन सनन। चलो लिखो, अ फिक्स चार्ज is created on a specific property, on a specific property. It is like putting a lock on asset, मतलब इस एसेट को लॉक कर दिया, राइट? कि अब ये एसेट गिरवी है, अब ये एसेट गिरवी है। कंपनी कैन नॉट sell the security
विदाउट परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर। ठीक है, क्या फिक्स चार्ज क्लियर है सबको गाइस? क्या फिक्स चार्ज क्लियर है? आइए, फ्लोटिंग चार्ज। फिर एसी बंद हो गया क्या यार? फ्लोटिंग चार्ज लिखते हैं। इट डज नॉट क्रिएट ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी company can use, sell or replace those assets in normal course of business until charge is crystallized। हाँ जी, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो। हाँ जी, बताओ मैम, फिक्स्ड के थर्ड पॉइंट में कंपनी क्यों सेल करेगी एसेट? उसने तो खुद गिरवी रखी। बच्चे, परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर मतलब उसकी परमिशन लेके करेंगे चेंज, उसकी परमिशन से करेंगे चेंज। लैंड पे तो फिक्स ही होगा ना, लैंड पे तो फिक्स ही होगा। बच्चे कहने क्या एग्जैक्ट लिखकर आ सकता है तो जिंदा लाशों, और क्यों लिखवाए हैं तुम्हें ये पॉइंट्स हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे बच्चे, डे टू डे, अब मैं गोलगप्पे की रेडी लगा रही हूं तो गोलगप्पे बेचने के लिए, नॉर्मल बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल तो सेल करूंगी ना, उसके गोलगप्पे बना के तुम्हें तो खिलाऊंगी। अनटिल अनलेस चार्ज क्या होना जाए? क्रिस्टलाइज। क्या होना जाए? क्रिस्टलाइज। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब एक टॉपिक आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पूछ लेते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड में कौन कौन से केसेस में क्या होगा? कन्वर्ट। कौन कौन से केसेस में क्या होगा? कन्वर्ट। तो सबसे पहला, कंपनी बिजनेस बंद कर दे। भाई अब मैंने गोलगप्पे बेचने बंद कर दिए तो अब तो मेरी एसेट्स है भी नहीं वैसे, तो क्या उस केस में फ्लोटिंग को फिक्स करना पड़ेगा, जो लास्ट में है वो बेचना पड़ेगा? यस और नो? सेसेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, वाइंडिंग अप हो गया, बिजनेस हो गया। दूसरा, उसके बाद हैपनिंग ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड इन डीड, मतलब समझो इसका मतलब क्या है कि अब मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर ब्रीच हुई, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि अगर 2 दिन तक, समझो 2 दिन तक तो दुकान पे नहीं आई तो तेरा सारा रॉ मटेरियल मेरा हो जाएगा। अब तुम 2 दिन तक दुकान पे नहीं आए, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड, तो फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फिक्स। फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा? फिक्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, मतलब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी क्या हो रही है? बंद, और मैनेजर अपॉइंट हो रहा है, रिसीवर अपॉइंट हो रहा है, तो उस केस में भी जो है मेरे बच्चे यहां पर फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। आओ हेडिंग डालो, व्हेन फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइजेस। आइए लिखिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, याद करना है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? जल्दी बताओ, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स। बताओ फटाफट से, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स?
व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स्ड। आइए सबसे पहला, कंपनी stops business and is in winding up. Company defaults on repayment. On happening of certain events specified in deed. Fourth, appointment of receiver. एडमिनिस्ट्रेटर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम जब कंपनी वाइंडिंग अप में है तो भी तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। मेरे बच्चे कभी कभी क्या होता है, कंपनी चल रही होती है लेकिन उसकी एक एसेट पे कुछ कुछ केस चल रहा है, एसेट पता नहीं चल रहा किसकी है, तो कंपनी गोइंग कंसर्न में है। कोर्ट क्या करती है मेरे बच्चे, कोर्ट गोइंग कंसर्न में ही रिसीवर अपॉइंट कर देती है कि इस एसेट को बेच दिया जाए। तो जब वो रिसीवर अपॉइंट हो रहा है तब भी क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज। क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज। क्या यहां तक सब बच्चों को मेरी बात समझ आई? पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार जून 25 में देखिए क्या सवाल आया हुआ है मेरे बच्चे। जून 25 में एक बार सवाल देखिए क्या आया हुआ है। आइए, कोई भी डाउट है तो आज पूछ लो। ICSI जून जून 25 क्यों नहीं आ रहा यार? आ गया। चलो एक बार देखते हैं चार्जेस का क्या सवाल आया हुआ है, ठीक है। ग्रुप 1, मंडे से विल स्टार्ट विद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मंडे से विल स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक छोटा सा टॉपिक रहता है बट उससे पहले क्वेश्चंस देख लो, उससे पहले क्वेश्चंस देख लो। आइए 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 आइए, कंपनी लॉ। अच्छा चार्जेस सबको समझ तो आया होगा ना गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है चार्जेस को समझने में? देखो ये क्वेश्चन है, यही मुझे आपको टॉपिक कराना था, यही आ गया। आइए, वेरीफाइड वेरिफिकेशन वाला टॉपिक है ये, मुझे करवाना है। आइए लिखियो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। एडवाइज द डायरेक्टर हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इज वेरीफाइड। इस टॉपिक को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। यही टॉपिक मुझे अभी आपको कराना है। ये रहा, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। टॉपिक क्या है मेरे बच्चे, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्या लिखा हुआ है देखो, अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग एनी क्रिएशन ऑफ द चार्ज, जो आपको आरओसी के पास देने हैं 77, 78, 79 में। तो अगर आप देखो सबसे पहला तो, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और अ डीड रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, a copy shall be verified by a certificate issued either under the seal of the company or under the hand of director or the company secretary of the company or authorized officer of the charge holder or under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage or charge। ठीक है, where the instrument or the deed whether fully or partially, wholly or partially relates to the property situated in India, a copy shall be verified by a certificate issued under the hand of director or CS or company or authorized officer of the charge holder। आइए सुनना, ये मैं आपको समझाती हूँ। टॉपिक क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। आइए क्या टॉपिक है मेरे बच्चे, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। 87 समझा दूं? ठीक है समझाती हूँ रजे, सुनना। ये इंपॉर्टेंट लिखने ना 2 बार पेपर में आया, 2-3 बार आया पेपर में।
वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। सुनना, तो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? लॉ मेकर क्या कह रहा है भाई? देख, तू ये देख, सबसे पहले अगर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, वेदर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। दो केस है। सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड्स related to property situated in India। और दूसरा केस क्या है मेरे बच्चे? इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड्स related to the property situated outside India। आइए, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड्स related to property situated outside India। अब मेरी बात समझना, समझो ध्यान से। इंस्ट्रूमेंट एंड डीड्स रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर इंडिया की है तो उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे? टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, अ कॉपी शेल बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट, शेल बी वेरीफाइड। अच्छा, उस सर्टिफिकेट पे कौन साइन करेगा? साइंड बाय डायरेक्टर और सीएस और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ कंपनी। यही लिखा हुआ है। आइए, ऑथराइज्ड बाय, अंडर द हैंड ऑफ एनी, यानी सिग्नेचर, डायरेक्टर, सीएस और ऑथराइज्ड ऑफिसर। और अगर वो बाहर है तो डायरेक्टर, सीएस, ऑथराइज्ड ऑफिसर और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड। सिंपल सी बात, सेम, शेल बी वेरीफाइड बाय अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी इफ एनी, और डायरेक्टर और सीएस, सेम है, और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे बच्चे आप आरओसी के पास फाइलिंग करोगे, जब आप क्या करोगे समझो, जब आप आरओसी के पास फाइलिंग करोगे तो आप इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज दोगे कि ये डीड हमारे बीच में साइन हुई थी, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे बीच में बना है और इसके चलते हुए हमने चार्ज क्रिएट किया है। तो वो कौन साइन करेगा, वो कौन वेरीफाई करेगा, ये टॉपिक है। क्या यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आर यू गाइस डन अप टिल हियर? एक बार क्वेश्चंस देख ले, बताओ सबका हो गया? एक बार क्वेश्चन देखे पूछ की। आइए एक बार क्वेश्चन, आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्या आंसर देखते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर वही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ई है ना। देखो, ये देखो, क्या हमने जो किया वही है? क्या हमने जो किया वही है? जल्दी जल्दी देखो, राइट। तो इसमें सिंपल किसकी बात है? वेरिफिकेशन की। किसकी बात है? वेरिफिकेशन की, ठीक है। इसमें आपको लिखना नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, डोंट वरी। जो मैं आपको करा रही हूं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो मैं करा रही हूं अगर आपने सही से किया तो आप किसी भी सब्जेक्ट में मार नहीं खा सकते। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। आई गेस चार्ज का यही क्वेश्चन आया हुआ जहां तक मुझे लगता है ना? चार्ज का यही आया हुआ है शायद। आइए अगला जून 24 में चलते हैं, एक बार जून 24 में आ जाओ। रुको,
209, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो शिफ्टिंग की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद 233 शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31, 2 क्लॉज 42 सेक्शन नंबर 70, सेक्शन नंबर 88, ओके। देखते हैं डायरेक्ट वो कब आया हुआ, ये तो डिपॉजिट्स है, सेक्शन नंबर 63। यार जब मेरे को चार्जेस नहीं देखना होता ना तब चार्जेस आ जाता है, अब चार्जेस के सवाल कराने तो अब नहीं आएगा। ये तो हो गया, ये रहा 77 4C। यूजुअली 5 नंबर का देखा जाता है। आइए सुनना, ये क्वेश्चन है भाई, आधे तो देख के ही आधे तो देख के ही खत्म, आधे तो देख के ही खत्म कि भाई ये क्या है, ये सवाल चार्जेस का ये के होवे। चलो आओ एक बार पढ़ो, बहुत इजी सवाल होगा, बहुत इजी। चलो गाइस, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, जवाब आपको देना। चले, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, जवाब आपको देना है, ठीक है। आइए, रॉकस्टार लिमिटेड, अरे रॉकस्टार लिमिटेड गाइस, रॉकस्टार लिमिटेड। सो रहे हो? पुचकी, हेलो, इधर इधर, सबका ध्यान मेरी तरफ, इधर इधर इधर, पुचकू इधर, मेरे बच्चू थोड़ी देर आजो आजो, आंखें खोलो, चिमटी लगा लो आंखों के ऊपर, चिमटी लगा लो, आंखें खुली नहीं चाहिए, इधर देखो। आइए, रॉकस्टार लिमिटेड, एक सेकेंड, एक बच्चा लिख रहा है ऑथराइज्ड ऑफिसर, एक मिनट, शायद मुझसे छोटी सी गलती होगी। ऑथराइज्ड ऑफिसर किसका है यहाँ पे? चार्ज होल्डर का है, माय बैड। ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर है, कंपनी नहीं है रजित, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर है, ये सही कर लेना। ऑथराइज्ड ऑफिसर किसका है मेरे बच्चे? चार्ज होल्डर का। आइए, ऑथराइज्ड ऑफिसर किसका है? चार्ज होल्डर, बस ये याद रखना। आइए अब देखते हैं, अब जिसने ये सॉल्व कर लिया वो पास है, जिस बच्चे ने ये सॉल्व कर लिया वो पास है। जल्दी उठ जाओ, फटाफट 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 से गाइस। रॉकस्टार लिमिटेड इज हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट हैदराबाद, हैदराबाद की बिरयानी, एंड ऑल्सो सेटअप एस्टेब्लिशमेंट इन जर्मनी। हमें अचार डालना है, तू हैदराबाद में जा, तू जर्मनी में जा, तू थाईलैंड में जा, तू रशिया में जा, क्या बदतमीजी है। चलो ठीक है। इट ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम द जर्मन बैंक, अरे जर्मन, हाँ जर्मन बैंक, क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैंने वो क्या बोला था, चार्ज इंडिया की प्रॉपर्टी में भी क्रिएट हो सकता है, आउटसाइड की, इसने जर्मनी की प्रॉपर्टी में कर दिया, इसने किसमें कर दिया? जर्मनी की प्रॉपर्टी में। द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द आरओसी फॉर नॉट फाइलिंग particulars of charge created by the company on the property or the asset situated outside India. The company wants to defend the notice on the ground that the company is not required to register the particulars of the charge created on the assets not located in India. Referring to the provisions of the Companies Act, advise the company whether the stand taken by the company is correct. Also, appraise the company of the provision regarding the timeline without extension for registration the particular of the charge and the effect of non-registration. समझ वमझ आया तुम्हें? हाँ बताओ, समझ आया तुम्हें कि एकदम सो गए हो, एकदम सो गए हो? जल्दी फटाफट से सवाल सॉल्व करो। ये सवाल क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, बस ये बता दो। कामिनी तुम सो जाओ जाके, ये जो तुम बोल रही हो ना आधी क्लास में तुम सो जाती हो, भाई ये बहुत प्राउड मोमेंट की बात है तुम लोगों के लिए, ये तुम प्राउड मोमेंट की बात है। अरे भाई तुझे पता है मैं तो आधी क्लास में सो जाता हूँ भाई, क्या तो शुरू में ही सो जाता है? अरे भाई सैल्यूट है सैल्यूट, मैं यार आधी करके सोता हूँ यार, एक यार मैं लास्ट में सोता हूँ यार। अरे छी, लास्ट में सोता है, बता शुरू में सोना चाहिए, ये क्या कोई प्राउड की बात है क्या? ये तुम हंस रहे हो, की कर रहे हो। अरे शुरू में सो जाती हूँ, क्या बात है, पास हो जाऊंगी। अत के नालायक बच्चे, बताओ समझ आया सवाल? हाँ जी, शर्म करो, तुम ये बोल रहे हो तो शर्म करो। चलो बच्चे कह रहे हैं, इन्होंने पूछा कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन।
बच्चे कह रहे हैं क्या पूछा, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यार तुम यही गलती करते हो, कंसिक्वेंसेस इसने लास्ट में पूछे हैं, पढ़ा नहीं ना तुमने, कंसिक्वेंसेस लास्ट में पूछे हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एडवाइज वेदर द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी इज करेक्ट। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कंपनी ने जो ये बोला है, क्या कंपनी ने ये जो बोला है, क्योंकि मेरी एसेट आउटसाइड इंडिया है तो मैं इसको इंडिया में रजिस्टर नहीं कराऊंगी। सबसे पहले क्या ये स्टैंड करेक्ट है। दूसरा, कंपनी को टाइमलाइन बताओ बिना एक्सटेंशन के, बिना एक्सटेंशन के 30 दिन है। तीसरा, नॉन कंसिक्वेंस पूछा इसने, ये नॉन कंसिक्वेंस लिखकर 1 नंबर मिलेगा, फिर रोते रहना हम तो पूरा लिखकर आए थे। इसमें 3 सवाल पूछे हैं मेरे बच्चे, 3 सवाल। सबसे पहला तो क्या कंपनी का स्टैंड करेक्ट है। दूसरा, टाइमलाइन बताओ विदाउट एक्सटेंशन पूछा उसने, विदाउट एक्सटेंशन। तीसरा, पर्टिकुलर्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हें कराई हुई हैं, यस और नो? कराई हुई हैं। आओ एक बार चलो, एक बार आंसर पे चलो। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी कंपनी क्रिएटिंग चार्ज विद इन ऑन आउटसाइड इंडिया ऑन एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 days. Within 30 days. In the given question, the company has obtained a loan by creating a charge on the assets. It is the duty of the company that यूओस को किसको रजिस्टर करवाना है, आरओसी को। टाइमलाइन, टाइमलाइन कितनी है, 30 दिन। ये आधे लिखने लग जाएंगे, आधे लिखने लग जाएंगे। 30 दिन फिर नॉर्मल फीस, अगले 30 दिन एडिशनल, फिर अगले 7 दिन एड वेलोर। हमारे 1 नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, आधा नंबर नहीं मिलेगा। उसने पूछे टाइमलाइन बता दे विदाउट एक्सटेंशन, तो सीधा सीधा 30 दिन लिख के खत्म करो ना। 2 पेज का आंसर लिखाओगे, नंबर फिर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो समझो, कंपनी लॉ में सवाल समझना बहुत जरूरी है। जवाब तो तुम लिख ही दोगे, इतना तो तुम्हें मैं करवा के भेजूंगी, पर अगर सवाल नहीं समझ आए मोई मोई हो जाएगी वहां। चलो उसके बाद इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन भी तुम्हें कराया हुआ है, यस और नो। देखो इसमें इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ इतना लिख दिया, नॉट वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर बट नॉट वॉइड अगेंस्ट कंपनी। मतलब अगर 5 नंबर में तुम्हें 3 सवाल पूछे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा लिख कर आओगे, बट अगर यही 5 नंबर में पूछ लेते इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तो क्या आप कंप्लीट लिख कर आते, यस और नो। दिस इज द सिनेरियो। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये सवाल समझ नहीं आया, कोई भी बच्चा एक बार बता दो कि मैम हमारे एकदम सिर के ऊपर से गया है। कोई भी बच्चा जो कह रहा सिर के ऊपर से गया, उसको नींद की सख्त जरूरत है, क्योंकि भाई ये इंग्लिश है, इंग्लिश। तुम थोड़ी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, इसमें तो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड ही नहीं है। क्या क्लियर हो गया ये? क्या ये क्लियर हो गया बताओ? पक्का सिंपल है। चलो एक बार देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर हम पास्ट ईयर सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका सीधा साधा मतलब है दैट वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, वी आर ऑन अ गुड ट्रैक, कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। आओ रुको, एक बार दिसंबर 24 का भी देख लेते हैं। चेंज ऑफ नेम, डायरेक्टर, लॉक इन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉर्मेंट हो गया। उसके बाद ये रहा मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज 2A, कहां गया, ये रहा। कितने नंबर का सवाल है, 3। NSG created a charge in favor of Bank A for a loan it took and the particulars of the charge have already been registered with ROC. इसका आंसर खुद बताओगे, इसका आंसर खुद बताओगे। लेटर बैंक ए ट्रांसफर्ड और असाइंड दिस चार्ज टू बैंक बी एज अ पार्ट ऑफ लोन पोर्टफोलियो सेल विदाउट अल्टरिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट। आर देयर एनी कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज? खुद बताओ, खुद थोड़ा, हाँ बताओ, देखो क्या बोलोगे। हाँ जी, क्या सॉल्व कर सकते हो इसे? क्या सॉल्व कर सकते हो? NSG लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए for a loan it took and the particulars of the charge have been registered with ROC. Later bank A transferred this charge to bank B
as a part of loan portfolio sale without altering any terms and conditions, without any terms and conditions. मुझे एक बात बताओ, will it amount to modification? Will it amount to modification? हाँ जी, will it amount to modification? बताओ. यस, वाई? कुछ भी चेंज आता है, देखो वो क्या कह रहा है, मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स वेरिएशन ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ बोरोइंग, चेंज ऑफ सिक्योरिटी, स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, एक्सटेंशन. मतलब जिसमें भी दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें भी दोनों पार्टीज का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट, उसे मॉडिफिकेशन बोलते हैं. अगर आपने लोन ट्रांसफर किया बैंक ए को ने बैंक बी को, तो यहां पे चार्ज होल्डर चेंज हुआ है. चार्ज होल्डर चेंज की वजह से अगर आप देखो तो यहां पे मेरे बच्चे आपको CHG1 फाइल करना पड़ेगा. यहां पर आपको CHG1 फाइल करना पड़ेगा बिकॉज इट विल अमाउंट टू मॉडिफिकेशन. क्या यहां सब तक मेरे सब, ओ सॉरी, क्या यहां सब मेरे साथ हैं? एक बार हम रिवाइज कर ले पूरा चार्जेस गाइस, पूरा चार्जेस रिवाइज करें. बताओ, करोगे मेरे साथ? कंप्लीट चार्ज रिवाइज. आओ, 1 2 3 स्टार्ट. 77, 30 नॉर्मल फीस, 30 एडिशनल फीस, 60 एडवलरम फीस, CHG1 ROC को जाएगा. डिबेंचर के केस में CHG9 ROC देगी CHG2. उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग चार्ज दे रहे हो उसको वेरीफाई कराना है. वेरीफाई कराते हो आप ये देखोगे कि वो प्रॉपर्टी इंडिया की है या आउटसाइड इंडिया की. इंडिया की है तो डायरेक्टर साइन करेगा, CS साइन करेगा, या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर साइन करेगा. आउटसाइड इंडिया की है तो भी या तो कंपनी की कॉमन सील लगेगी, या डायरेक्टर, या CS, या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर. उसके बाद 78 कहता है अगर चार्ज कंपनी नहीं कर पाई तो चार्ज होल्डर कराएगा. चार्ज होल्डर ROC के पास जाएगा, लेकिन ROC कंपनी को 14 दिन का जो है वो नोटिस भेज देगी. 14 दिन का नोटिस भेज देगी. और अगर कंपनी ने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला तो चार्ज को रजिस्टर कर देगी. उसके बाद अगर कुछ मॉडिफिकेशन होती है या कोई वो प्रॉपर्टी लेता है जिस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है तो ROC को बताना है. सेम 60 डेज में CHG1 जाएगा, बट इस केस में ROC आपको CHG3 देगी. उसके बाद 80 ये बोलता है कि जिस दिन आपने चार्ज को रजिस्टर करा लिया उस दिन मान लिया जाएगा कि अगर कोई भी इंसान आपकी उस प्रॉपर्टी से डील कर रहा है तो उसको पता होगा कि इस पे चार्ज है. उसके बाद 81 ये बात बोलता है कि ROC जब MCA की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज अपलोड हो रहे हैं, उसे रजिस्टर ऑफ चार्ज माना जाएगा. कोई भी पेमेंट ऑफ फीस करके उसे इंस्पेक्ट कर सकता है. फिर उसके बाद आता है 82 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. अगर आपने सेटिस्फेक्शन कर दी चार्ज की तो आप CHG4 दोगे ROC को, ROC आपको CHG5 देगी. सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज के लिए 30 और 270 डेज है, 270 विद एडिशनल डेज है. 83 ये बोलता है अगर ROC को खुद से पता लग गया तो वो अपनी बुक में सेटिस्फेक्शन की एंट्री कर देगी और वहां से 30 दिन के अंदर आपको बता देगी. 84 बोलता है, सॉरी 83 मिस हो गया ना शायद बीच में, 83 मिस हो गया. ओके 83 साइड हटाओ, 83 हो गया. 84 बोलता है कि अगर आपकी कंपनी ने रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट किया है तो CHG6 में 30 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी और ROC को बताएगा. 85 ये बोलता है रजिस्टर ऑफ द चार्ज मेंटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म CHG7. उसके बाद CHG7 को मेंबर क्रेडिटर विदाउट फीस इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी और को इंस्पेक्ट करना है तो पैसा देना पड़ेगा. फिर 86 से बात बोलता है कि 86 से बात बोलता है पेनल्टीज हमने नहीं करनी है. 87 बात बोलता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. अगर तुम सेटिस्फेक्शन 30 और 270 दिन में रजिस्टर नहीं करा पाए तो उसके बाद तुम RD को अप्लाई कर सकते हो. CHG8 RD तुम एक्सटेंशन दे सकती है. एक्सटेंशन या तो सेटिस्फेक्शन के केस में मिलेगा या तो तुमने मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा दी है, अब तुम्हें उसके जो तुमने उस टाइम में फाइलिंग की थी उसमें कुछ चेंजेस आए, तुम्हें लगता है वो चीज ठीक नहीं है तो आओगा. उसके बाद फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज की थी. अगर आपकी एसेट फिक्स है तो फिक्स चार्ज, अगर आप उस एसेट में डील कर सकते हो तो फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज में कम सिक्योरिटी होती है, फिक्स चार्ज में ज्यादा सिक्योरिटी होती है. उसके बाद लोग बोलता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. कंपनी बंद हो गई है, कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं हुई, अपॉइंटमेंट रिसीवर अपॉइंट हुआ है, इस केस में क्रिस्टलाइजेशन चार्ज हो जाएगा. That's all. That's the complete charge in a minute and half. If you can do so, you can do anything, like anything. क्या यहां तक सब मेरे साथ हो? बच्चे मैनेजर वो होता है जो प्रॉपर्टी के इंचार्ज के लिए हम अपॉइंट करते हैं. ठीक है मैम. लिक्विडेटर बच्चे दोनों अभी के लिए मानो दोनों सेम होते हैं. अरे थैंक यू सो मच, ये रहने देती हूँ ग्रुप में. मैम क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट बता दो. कौन सा फर्स्ट पॉइंट रजे, कौन सा फर्स्ट पॉइंट? क्या यहां तक सब क्लियर है? पक्का 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 पक्का. एक बार दिल भेज दो जिसको ये चैप्टर एकदम मस्त तरीके से समझ आ गया, दिल भेज दो. कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज
डिविडेंड, दैट इज व्हाट, डिविडेंड। कोशिश करूंगी कि अगले हफ्ते डिविडेंड रैप अप करा के और एक छोटा नहीं, डिविडेंड के बाद तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स करना है, वो तो बड़ा है। तो अगले 2 हफ्ते में तुम्हारे 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, अगले 2 हफ्ते में 2 चैप्टर्स। अरे बहुत बढ़िया, मतलब अगली 25 सितंबर तक तुम्हारा ऑलमोस्ट पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट। फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो 1 डेढ़ सवा महीना जो भी बचा उसमें हमें पार्ट बी करना है, पक्का। ओके, फटाफट से आज की क्लास, दिमाग में क्लियर या से क्लियर, दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर हो। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 मेरे पुचकीज, बाय।